हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइव टॉपर्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की जो जर्नी शुरू हुई है वो भी अच्छी चल रही होगी। उसी जर्नी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का साइंस 1 का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो चैप्टर दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, उसका फुल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। याद रखना, टेक्स्ट बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन। और टेक्स्ट बुक ज्यादा जरूरी क्यों है भाई? क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम का जो भी पेपर बनता है वो आपका कहां से बनता है? टेक्स्ट बुक से बनता है। तो हम टेक्स्ट बुक से क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले तो फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, उसके साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो आपको इस पे एक्स्ट्रा चीज मिलेगी वो मिलेगी आपको नोट्स। साथ ही साथ आपको पॉइंटर्स बता दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा रहेगा वो लिखाकर दे दिया जाएगा, सो दैट आपका वो जो पूरा का पूरा चैप्टर है वही का वही उसी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। बराबर। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस चैनल पर क्या रखना भाई? तो भरोसा रखना है। अगर आप भरोसा रखेंगे तो आपका जो जर्नी है वो और भी अच्छा होने वाला है। बराबर। तो जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उतना ही सिर्फ आपको पूरे साल रिवाइज करना है। फिर बाद में जो मैं एक्स्ट्रा सॉल्विंग के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट, बस उतना ही चाहिए साइंस 1 और साइंस 2। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर ग्रेविटेशन। अब जब भी हम ग्रेविटेशन शुरू कर रहे हैं, हर या फिर कोई भी चैप्टर साइंस 1 का शुरू कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो ये होती है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बराबर। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या भाई? ग्रेविटेशन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है सर्कुलर मोशन क्या होता है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे केपलर्स लॉ क्या होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन सिर्फ ये 3 टॉपिक्स पे करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। फिर आता है आपका फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी। याद रखो, ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर का वेटेज है एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स है इन योर बोर्ड एग्जाम। मतलब 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। प्लस इसी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और चीजों को समझ के लेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैन यू रिकॉल दिया। कैन यू रिकॉल ये 9th का पार्ट होता है। थोड़ा थोड़ा आपको 9th की चीजें याद है कि नहीं है वो देखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया रहता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट यही है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर आ जाता है भाई? तो मोशन। याद रखना, कहीं कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका किस में हो जाएगा? मोशन। देखो, अभी मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये घूम रहा है। अगर मैं इसे पीछे खींच रहा हूँ फोर्स लगा के तो भी घूम रहा है। मतलब क्या कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन में आएगा। इतना बात आपको सबको क्लियर हुआ क्या? बराबर। ये हम आगे और थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद। कौन से टाइप्स ऑफ फोर्स को आप जानते हो? तो आप ये जानते हो भाई, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, फिर एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर इसमें हम जो पढ़ने वाले दैट विल बी योर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, मैंने बोला ना हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या जानते हो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हम फिलहाल कुछ नहीं जानते, हम आगे देखेंगे। बराबर। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज अ यूनिवर्सल फोर्स। याद रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखना है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है भाई? तो यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या है? अर्थ के पास तो वो फोर्स है ही, उसके अलावा यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। बराबर। तो देखो, एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है उसके बीच में भी जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब इसी को हमें क्या देखना है? लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स, ये फोर्सेस को कौन डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ और क्या क्या चीजें फर्दर होती चली गई वो हमें देखना है। आई होप अभी तक आपको चीजें पूरी की पूरी समझ में आई हो। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को डिस्कवर करने वाला जो बंदा था वो कौन था भाई? तो आपका फेवरेट न्यूटन। किसने डिस्कवर किया था भाई? न्यूटन भैया ने डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स को।
अब कैसे डिस्कवर किया था, नॉर्मली ये सबको पता है। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है कि न्यूटन भाई इधर एप्पल एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो इनके ये जो पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर से एक सेब नीचे गिरता है, बराबर। तो जब ये सेब एप्पल नीचे गिरता है तो न्यूटन भाई के दिमाग में ये आता है कि भाई ये जो एप्पल था, ये एप्पल एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये साइड में क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये क्रॉस क्यों नहीं गया, ये डायरेक्ट नीचे क्यों आया, बराबर। जहां पर वो अटैच था वहां से सीधा नीचे क्यों आया, मतलब यहाँ पर अगर सपोज आपका एप्पल है तो ये डायरेक्ट इसके जस्ट नीचे क्यों गिर रहा है, यहाँ पर क्रॉस में क्यों नहीं जा रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में है। अब सपोज वहां पर हम होते हैं, कोई नॉर्मल आदमी होता है तो बोलता है चलो भाई बिना तोड़े हमें क्या मिल गया, एप्पल मिल गया, खाते और आगे बढ़ते। बट ये तो थोड़े साइंटिस्ट लोग ठहरे ना, इनका दिमाग कैसा काम करता है, साइंटिस्ट लोग है तो इनका दिमाग थोड़ा अलग सोचता है, अलग काम करता है। तो इन्होंने ये सोचा कि ये जो एप्पल है ये नीचे क्यों गिरा और इसी डायरेक्शन में क्यों गिरा, बराबर। फिर इसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया स्टोन, और स्टोन को वापस हवा में फेंका। तो जब स्टोन को हवा में फेंका तो स्टोन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक गया और फिर वहां से वापस वो क्या गया, नीचे आ गया। तो उनको समझ में आया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी फोर्स है जो क्या कर रही है, ये स्टोन को नीचे खींच रही, बराबर। उस टाइम पर उनको ये नहीं पता था कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, एज वी हैव लर्न द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था भाई, तो डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। एज द स्टोरी गोज, देखो, as the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward. उनको ये लगा कि भाई जितने भी एप्पल गिर रहे हैं, एप्पल वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिर रहे हैं, बराबर, एंड नॉट एट एन एंगल टू द वर्टिकल। व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ क्यों नहीं जाते, वो हमेशा नीचे क्यों गिर रहे हैं। आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple toward itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. तो बहुत सोचने समझने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये जो एप्पल को खींच रहा है ना, जो फोर्स इसको खींच रहा है, वो फोर्स कहां से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है। और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना, वो शायद टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इसीलिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कहां पर जा रहे हैं भाई, तो नीचे गिर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, बराबर। इतना उनके दिमाग में चीजें बैठ गई। The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically down. तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी एप्पल है जहां पर उसका पोजीशन है, वहां से जो सेंटर रहेगा वो सेंटर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए मेरा जो एप्पल है वो कहां पर फॉल कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में 2 से 3 चीजें बताइए। सबसे पहले तो एप्पल का कंपैरिजन किया है, देखो यहाँ पर एप्पल, ये एप्पल मिल रहा है नीचे, और दूसरा ये आपको लिया है मून। क्यों, क्योंकि अगर एप्पल के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर भी ये फोर्स एक्ट करता होगा, वही इनके दिमाग में भी है। देखो आगे दिया, ऑन द लेफ्ट शोज एप्पल ट्री ऑन द अर्थ, द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. अर्थ देखो, अर्थ इधर है और मून आपका इधर है, इसके बीच में भी कौन सा फोर्स है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मून गिरता भी नहीं है क्योंकि मून के पास अपना खुद का क्या है भाई, तो मास है, जिसकी वजह से मून गिरता नहीं है, बराबर, याद रहेगा। नेक्स्ट, द फिगर ऑल्सो, ये तो हमने बात कर लिया। अच्छा, द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। अभी ये जो डिस्टेंस आप देखो, मून इधर दिख रहा है, अर्थ इधर दिख रहा है, क्या इनके बीच में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, नहीं। तो ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए डिस्टेंस लिया है। Newton thought that if the force of gravitation acts on apple on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act, मतलब इन्होंने क्या सोचा भाई कि ये मेरा अर्थ का सरफेस है, इससे अगर इतने हाइट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो और हाइट पर जाने पे क्या ये फोर्स एक्ट करेगा क्या, वो ये सेंटेंस बोल रहा है। Much farther away from the earth, like for example the moon, can it act on even farther objects like the other planets and the sun? तो इन्होंने सोचा कि जब एप्पल अट्रैक्ट हो जा रहा है मून तक, ये फोर्स पहुंची, तो क्या मून के आगे भी जा सकती है, क्या ये किसी दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट कर सकती है, क्या ये सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं। तो वो देखने के लिए हमें आगे का टॉपिक जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात किसके बारे में करेंगे भाई, तो फोर्स के बारे में। देखो, फोर्स एक ऐसी चीज है ना जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में लेकर आती है, मोशन में। मोशन मतलब क्या, मेरा ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा भाई, तो मूव होने लगेगा। मतलब आपको इतना याद रखना है, देखो, वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड
फोर्स से हमें क्या चेंज कर सकते हैं, स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला तो मैं स्पीड चेंज कर सकता हूं, दूसरा मैं क्या चेंज कर सकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं क्या चेंज कर सकता हूं भाई, तो डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है, टू चेंज द स्पीड यू रिक्वायर फोर्स, टू चेंज द मोशन यू रिक्वायर फोर्स, टू चेंज द डायरेक्शन यू रिक्वायर फोर्स। मतलब एक तो हो गया आपका मोशन, फिर दूसरा हो गया डायरेक्शन, अगर मुझे चेंज करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर मुझे चेंज करना है तो भी मुझे क्या लगेगा, फोर्स। और जो थर्ड वाला रहेगा, अगर मुझे क्या चेंज करना है, स्पीड में चेंज लाना है, स्पीड चेंज करना है तो भी मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो फोर्स अप्लाई करना। आई होप आपको यहां तक पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ रहा है। ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, बेसिक पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट। अब देखो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये पार्ट को ना क्या कर देते हैं भाई, तो मिस कर देते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी छोटे छोटे डब्बों से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर आइजैक न्यूटन was one of the greatest scientists of recent time. He was born in England. He gave his laws of motion, equation of theory and theory of gravity in his book Principia. तो इनका बुक का नाम क्या था भाई, तो प्रिंसिपा। Before this book was written, Kepler had given. अब देखो जो अभी जो हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, आपको क्या लगता है कि न्यूटन पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये सब किया था क्या? नहीं भाई, न्यूटन के पहले भी एक साइंटिस्ट था जिसको हम बोलते हैं केपलर। केपलर ने क्या किया था, केपलर ने कुछ लॉज दिए, बराबर। अब केपलर के पहले भी तो लोग रहे होंगे ना, तो केपलर के पहले जो लोग थे, देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो हो जाता है। यहां पर बताता हूं, देख सबसे पहले तो कुछ साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने क्या किया था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था, मतलब डेटा कलेक्ट किया था। इस डेटा को किसने पढ़ा, केपलर भाई ने पढ़ा। और केपलर भाई ने डेटा को पढ़ने के बाद क्या दे दिया भाई, तो केपलर का लॉ दे दिया। क्या दे दिया, केपलर का लॉ दे दिया। और जैसे ही ये केपलर का लॉ मिला, बट ये लॉ कैसा था ना, ये लॉ में प्रॉब्लम क्या था कि इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसका कोई प्रूफ नहीं था। मतलब केपलर ने खाली बोला था ऐसा होता है, क्यों होता है उसका आंसर नहीं था उसके पास। तो ये प्रूफ को देने वाला बंदा कौन था भाई, तो न्यूटन। प्रूफ को देने वाला बंदा कौन था, न्यूटन। तो ऐसा करके इसीलिए हर जगह आपको सिर्फ न्यूटन 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 का नाम सुनाई देता है, बट एक्चुअल में न्यूटन ने ये सब कुछ किया नहीं है, ये सब पहले के साइंटिस्ट लोग ने किया है जिनका नाम कहीं लिया नहीं जाता, बराबर। तो चलिए देखते हैं ऊपर वाला पार्ट। Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motion. तो planetary motion का लॉ किसने दिया था भाई, तो केपलर। याद रखना एग्जाम में अगर पूछा तो। However, the reason why planet move in the way described by Kepler's law was not known. मैंने बोला ना इनके पास प्रूफ नहीं था। Newton with this theory of gravity mathematically derived Kepler's law. तो न्यूटन ने क्या किया, जो केपलर्स का लॉ था ना उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो सिंपली मतलब क्या प्रोवाइड कर दिया भाई, तो प्रूफ प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया, प्रूफ प्रोवाइड कर दिया। किसने भाई, तो केपलर भाई ने प्रूफ दे दिया कि भाई देखो, आप न्यूटन भाई ने प्रूफ दे दिया किसके लिए, केपलर्स लॉ के लिए, कि देख भाई केपलर ने जो बोला था वो सही बोला था और इसका ये प्रूफ है, बराबर। In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas including light, heat, sound and mathematics. Mathematics में तो उनका एक फेवरेट पार्ट है, that is calculus. जब आप 12th में जाते हो, 12th में सबसे अगर जान खाने वाला कोई मैथ्स का टॉपिक है तो वो है कैलकुलस। इधर देखो, calculus and has a wide ranging application in physics and mathematics. He was first scientist to construct a reflecting telescope. याद करो आपने 9th में पढ़ा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, तो ये पहला ऐसा बंदा था जिन्होंने कैसा टेलीस्कोप बना के दिया था भाई, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सो दैट हम बाहर की चीजों को देख सकते, स्पेस की चीजों को देख सकते, बराबर। चलिए, तो हो गया न्यूटन का इंट्रोडक्शन, हो गया इनका बेसिक आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा आप बताओ, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरे को मोशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के कोई मोशन पॉसिबल है नहीं। तो अगर सर्कुलर मोशन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर कोई ना कोई तो फोर्स होगा। तो वो जो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को कवर कर रहा है या फिर कैरी कर रहा है, वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमको क्या प्रोवाइड करके दे रहा है भाई, तो सर्कुलर मोशन। चलिए दोनों चीजों को समझ लेते फटाफट। देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये पर्सन है जो ये थ्रेड टाई करके ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये जो गोल गोल घूम रहा है वो एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखने वाला ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड क्या प्रोवाइड कर रहा है, दिस थ्रेड इज प्रोवाइडिंग अ फोर्स विच इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स।
चलिए जरा इसी को हम थियरी की फॉर्म में देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर holding the string, we are pulling the stone toward us, that is towards the center of the circle, and are applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. अगर मैंने वो धागा छोड़ दिया तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में भी नहीं है, बराबर। इस क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई? तो फोर्स जरूरी। The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line. अब देखो, अब ये सपोज मेरा ये ऐसे घूम रहा है, गोला 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 घूम रहा है। अब सपोज इस पॉइंट के ऊपर मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब मैंने ये धागा जो था, देखो यहाँ मैंने पकड़ के रखा तो बराबर घूम रहा है। इस पॉइंट पे मैंने धागा छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? इसका जो भी टैंजेंशियल पाथ होगा उस टैंजेंशियल पाथ में वो क्या करेगा? आगे मूव कर जाएगा। In this case, the stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle. अब tangent to the circle क्या होता है? देखो, a line that touches the circle at one single point. Tangent क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जा रही है, उसे हम बोलते हैं tangent. और ये tangent हमें क्या बताता है? ये जो tangent है ये हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताएगा? डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट या फिर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पे मेरे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे यही टैंजेंट बताने वाला है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और मुझे चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर है, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टैंजेंट ड्रॉ। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। At the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. याद रखो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस टाइम पर मेरी वेलोसिटी क्या है? मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? तो मुझे टैंजेंट प्रोवाइड करेगा। याद रखो। नेक्स्ट, यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म्ड सिमिलर एक्टिविटी, आपने क्लास 9th में किया है। दस अ फोर्स, अब देखो यहां से सेंट्रीपिटल का डेफिनेशन चालू होगा। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां पर डायरेक्टेड है भाई? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर दिया, सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग। व्हाट डू मीन बाय सेंटर सीकिंग? मतलब क्या? द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मतलब क्या? देखो, मतलब ये सारी चीजों का मतलब समझ के रखो। ये सारी चीजों का अगर आप मतलब समझ के रखोगे, इसका मतलब क्या? देखो, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और हमने क्या किया है, यहाँ से एक थ्रेड बांध कर रखा है, तो ये थ्रेड क्या कर रहा है? यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींच रहा है मतलब क्या? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कहां पर है? यहाँ पर, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर है। इसका मतलब क्या? ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। बट फोर्स लग रहा है ना, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, बराबर। याद रहेगा इतना। यू नो दैट, आगे देखते हैं। यू नो दैट द मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट, देख भाई अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन मार्क कर। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, याद रखना ये। goes round it in a definite orbit, the direction of the motion, the direction इधर है, देखो, the direction of the motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly active on the moon? क्या लगता है? मून के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है? यस भाई, फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन से फोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा, बराबर। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा सेंटर में क्या है? सन है, और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट मतलब मेरा प्लैनेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो सन और प्लैनेट, या फिर अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा अर्थ है, एक मिनट, अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या दिया भाई? तो अर्थ है। हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ है और यहाँ पर मेरा क्या है? मून है। तो ये मून क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अर्थ क्या करेगा? मून के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा भी बिहेव कर रहा है, बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा भी बिहेव कर रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगा भाई? तो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ ही होगा। इसीलिए जो मेरा मून है वो क्या कर रहा है? अर्थ के चक्कर लगा, वो भाग नहीं पा रहा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? यस, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? क्या डायरेक्शन होगा भाई? अभी मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स किसके जैसा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर भी ये भी जो फोर्स है इसका भी डायरेक्शन कहां पर होगा भाई? तो टुवर्ड्स सेंटर। ये लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं लिख ले रहा हूं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हाउ वुड दिस मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट? क्या लगता है अगर ये फोर्स एक्ट नहीं करता तो क्या ये मून घूमता? क्या ये मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता? नहीं परफॉर्म करता। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नो मोशन हैव बीन पॉसिबल इफ नो सच फोर्स इज एक्टेड ऑन द मून। अगर मून के ऊपर कोई भी ऐसा फोर्स एक्ट नहीं करता तो ऐसा कोई भी मोशन पॉसिबल ही नहीं। Do other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Yes, क्योंकि सन भी क्या कर रहा है? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। याद करो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। तो यूनिवर्स मतलब स्पेस में जो फोर्स मैक्सिमम है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। Is similar force acting on them? Yes. What must be its direction? Again directed towards the center. यहां तक सबको समझ में आ गया रहेगा कि क्या हमने बात अभी तक किया है। अब चलिए इसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ देख लेते फटाफट। यहां पर क्या बोला देखो, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ। मतलब मेरे पास ना दो लोग हैं, एक मैंने बोला अर्थ और एक दूसरा मेरा क्या है? मून है। तो ये अर्थ क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा है। तो अर्थ फोर्स लगा रहा है और मून के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा? घूम घूम के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर। इतना समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? एक है जो फोर्स लगा रहा है और एक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो घूमना चालू कर रहा है, मतलब वही सर्कुलर मोशन प्रोवाइड, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. ऐसे ही मेरा सन भी है, सन सेंटर में है और सन क्या कर रहा है? बाकी के प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो बाकी के प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये प्लैनेट भी क्या कर रहे हैं? प्लैनेट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो प्लैनेट भी क्या परफॉर्म करना शुरू करेंगे भाई? तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया क्या भाई लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं केप्लर्स लॉ। याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको केप्लर्स के बारे में क्या बताया? मैंने ये बताया केप्लर्स वाज अ साइंटिस्ट। ये तो सबको पता ही है कि केप्लर भाई क्या है। केप्लर भाई ये साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था? केप्लर भाई हमारे क्या है भाई? साइंटिस्ट है। इन्होंने हमको क्या बताया था? इन्होंने हमको बताया था प्लानिटरी मोशन के लॉ दिए थे ना। अब ये लॉ के लिए प्लानिटरी मोशन का इन्होंने क्या दिया? लॉ। ये लॉ को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे जो साइंटिस्ट अलग अलग है, जो डेटा उन्होंने गैदर किया था वो डेटा को स्टडी किया था। देखो, प्लानिटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स since ancient times. Before Galileo, all observation of the planet position were made with naked eyes. मतलब क्या? गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था? टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप बनने के बाद उसके अंदर एडवांसमेंट होती चली गई। अभी ये जो टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया था उससे पहले लोग क्या करते थे? नेकेड आई, मतलब ऐसा डायरेक्ट देख के आसमान को बताते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो रही, और उसके लिए क्या रखा था? बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को लिख के रखा गया था थ्रू द साइंटिस्ट। By the 16th century, a lot of data were available about planetary motions and planetary positions and motions. Johannes Kepler studied this data. He noticed that the motion of the planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. तो वो सारे के सारे डेटा को इन्होंने स्टडी किया और डेटा स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया भाई? तो अपना खुद का 3 लॉ बना कर दिया बेस्ड ऑन दैट डेटा, और उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं भाई? तो केप्लर्स लॉ बोला जाता है। These are all known as Kepler's law which are given below. चलिए Kepler's law देखते हैं। चलिए तो सबसे फर्स्ट लॉ हम देखेंगे दैट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं भाई? ध्यान से सुनो। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है? एलिप्स होता है अंडे का शेप। क्या होता है भाई? तो अंडे का शेप। व्हाट इज अंडा? चलो देखो, ओवल शेप। अगर मैं आपको ये थोड़ा समझाऊं तो इन्होंने क्या बोला कि एक होता है सर्कल और एक होता है एलिप्स। ऐसा होता है। दोनों में फर्क क्या है? सर्कल के पास होता है सेंटर। अगर मैं सर्कल बना रहा हूं तो सर्कल हैज अ सेंटर, बट एलिप्स के पास सेंटर नहीं होता। एलिप्स के पास होता है फोकाई। दैट इज द मेन डिफरेंस। सर्कल में होता है सेंटर। तो मेरे जो भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के थ्रू
वो सर्कुलर शेप में नहीं मूव कर रहे, उनका जो शेप है, ऑर्बिट का जो शेप है वो क्या है, स्पेरिकल है, मतलब एलिप्स है, एलिप्टिकल शेप। अब अगर एलिप्टिकल शेप रहेगा तो इसमें सेंटर तो होगा नहीं, इसमें होता क्या है भाई, फोकस है, एक फोकस, ये F1 ले लो और ये F2 ले लो। तो उन्होंने क्या बोला, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट, प्लैनेट का ऑर्बिट जो है वो क्या है, इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, मतलब दो फोकस है, इस दोनों फोकस पर से किसी एक फोकस पे सन बैठा है और जो प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट की जो ऑर्बिट है दैट इज एलिप्स इन नेचर, इट इज नॉट सर्कुलर इन नेचर। ये फर्स्ट लॉ है। देखो, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। अब देखो यहां पर जो डायग्राम दिया है, यहां पर मेरे को ये क्या दिया है, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल शेप और ये है मेरा सन। अगर यहां पर मेरा सन बैठा हुआ है तो इसका जो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे फोकस का पॉइंट। याद रहेगा सबको, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट और देखते हैं सेकेंड। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो सेकेंड लॉ ये बोलता है, केप्लर सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप, स्वीप का मतलब होता है कवर, कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या, देखो सपोज मेरा प्लैनेट ए पहले इधर है, फिर ये ए से बी गया, इस ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको कवर करने के लिए सपोज इसको 10 मिनट लगा, कितना मिनट, 10 मिनट। अब अगर मैं ये वाला एरिया देखता हूं फ्रॉम सी टू डी, ये एरिया को कवर करने के लिए भी उसको 10 मिनट लगेगा। अब तुम बोलोगे सर इधर का एरिया छोटा है और इधर का एरिया बड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टाइमिंग सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां पर आ जाता है मैथ्स, मैथ्स आ जाता है, वो मैथ्स उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द लाइन जॉइनिंग, इसको देखो समझना कैसे, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, देखो ये मेरा प्लैनेट है और ये मेरा सन है, तो लाइन इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, स्वीप मतलब कवर, ये जो स्वीप है, ये जो कवर है इसको हम बोलते हैं स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल एरिया और सेम टाइम में कवर करेगा। सेम टाइम मतलब अगर मुझे एक एरिया को कवर करने में 1 घंटा लग रहा है तो दूसरा जो एरिया रहेगा उतना ही एरिया को कवर करने में वापस मुझे 1 घंटा ही लगेगा, बराबर। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हमको क्या बता रहा है, यूनिफॉर्मिटी बता रहा है, यूनिफॉर्मिटी मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म। तो आई होप आपको ये सेकंड लॉ तक चीजें समझ में आ गई रहेंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ दैट इज योर केप्लर्स थर्ड लॉ। देखो सेकंड लॉ में हमको ये भी लिखना है, द स्ट्रेट लाइन एएस एंड सीएस, एएस किधर है मेरा, चलो बताओ फटाफट भाई, एएस किधर है, द स्ट्रेट लाइन एएस इधर है और सीएस किधर है, यहां पर है, द स्ट्रेट लाइन एएस एंड सीएस sweep equal area and equal interval of time, that is area ASB and CSD are equal। ASB मतलब ये वाला एरिया और CSD मतलब ये वाला एरिया, तो ये दोनों एरिया आपके क्या रहेंगे भाई, तो इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू केप्लर सेकंड। चलिए इसके बाद देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किससे डिनोट करते हैं, टी से, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखो इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, डिकोड करने के लिए हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डिनोटेड बाय टी, इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर। ये कहां पर हो रहा है, अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के आजू बाजू में हो रहा है, या फिर आप बोलो अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, मतलब रेडियस, रेडियस से डिनोट करते हैं, तो इसका हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है बस। तो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यहां पर दिख रहा है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये देखो ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। यहां से हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, देखो अगर मुझे सपोज ये याद है टी स्क्वायर, ये वाला स्टेटमेंट याद है, तो मैं क्या लिखूंगा, टी मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन कहां पर हो रहा है, अराउंड द सन, तो मैं लिखूंगा अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली, अभी ये वाला पार्ट आ गया ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद क्या आता है, आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ये रिलेशन याद रहेगा तो मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन अपने आप लिख सकता हूं, मतलब केपलर्स थर्ड लॉ मैं डायरेक्टली पूरा लिख सकता हूं। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये मेरा जो सेम स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब अगर मुझे के का वैल्यू निकालना तो मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। मतलब ये दोनों वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, के मिलेगा, दैट के इज माय कांस्टेंट वाला। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा केपलर लॉ भी अच्छे से समझ में आया होगा। केपलर ऑब्टेन्ड दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। याद रखना कोई भी टेलीस्कोप वगैरह यूज नहीं किया था, जो रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे थे उसी को अपने स्टडी में इनकॉर्पोरेट किया और 3 लॉ बनाकर दे दी। He had no explanation as to why planets obey this law. We will see below how this law helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. तो हम बाद में चेक करेंगे, अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इन लॉज ने हेल्प किया न्यूटन का टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज के लिए हमारा जो वीडियो रहेगा वो यहीं तक रहेगा। केपलर्स लॉ हम इस तक यहां तक हमने पूरा खत्म कर दिया है। इसके बाद हम न्यूटन्स की थियरी जो है वो आगे हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे उन्होंने मैथमेटिकली डिराइव किया और उसका प्रूफ प्रोवाइड किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने समझाई है, अगर चीजें समझ में आई तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।